Hello everyone, this is Tej Bahadur Singh, and as you know, we are discussing the subject CRPC Part 2. It is given in the syllabus of LLB 3-year course 6th semester. CRPC में we will continue the topic that the name of the topic is General Provisions as to Inquiries and Trial. इस टॉपिक में हम लोग सेक्शन 300 यानी कि सेक्शन 300 से हमने इसको डिस्कस करना स्टार्ट किया था. वी हैव कंप्लीटेड इन प्रीवियस 2 लेक्चर्स टिल सेक्शन 312 आई मीन 312 सेक्शन तक हम लोग इसको कंप्लीट कर चुके थे. टुडे वी विल डिस्कस फ्रॉम सेक्शन 313 एंड विल ट्राई टू कवर अप दिस टॉपिक. So let's discuss section 313 which says power to examine the accused. देखिए, अगर हम इसके पहले सेक्शन 313 को देखें, सेक्शन 313 में जो कि हमने लास्ट लेक्चर में एक बार पढ़ा था, इसमें क्या कहा गया था कि इसमें कोर्ट को एक पावर दी गई थी, डिस्क्रिशनरी पावर दी गई थी, जिसमें कि कोर्ट क्या कर सकता था. कोर्ट किसी भी पर्सन को, वो भले ही विटनेस रहा हो, पहले एग्जामिन किया जा चुका हो या ना किया जा चुका हो, या फिर कोई भी पर्सन जो कि अटेंड हो, उसको समन भेज सकता था उसकी भी एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है, या उसको रिकॉल करके फिर से एग्जामिन कर सकता था. ये हमने 311 में पढ़ा सीआरपीसी में. अब यहाँ पर बात आती है, ये तो देखिए किसी भी विटनेस को लेकर है, ठीक है. 313 में जो पावर दी गई है वो एक कोर्ट की ही पावर दी गई है. कोर्ट की क्या पावर दी गई है? पावर टू एग्जामिन द एक्यूज्ड. यहाँ पर किसी भी दूसरे पर्सन या विटनेस की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पर बात की जा रही है एक्यूज्ड को एग्जामिन करने की. एक्यूज्ड का जनरली एग्जामिनेशन कौन करता है? एक्यूज्ड का जो जनरली एग्जामिनेशन करता है वो करता है प्लीडर, ठीक है. तो क्या क्या होता है अगर एक्यूज्ड को हम विटनेस मानकर चलें, तो यहाँ पर क्या क्या होता है? एक विटनेस का एग्जामिनेशन होता है और क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, या फिर री एग्जामिनेशन भी होता है कभी कभी, ठीक है. एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन और री एग्जामिनेशन को अगर हम देखें तो यहाँ पर हम क्या पाते हैं कि वो किया जाता है किसके थ्रू? पार्टीज़ के थ्रू, ठीक है, या फिर पार्टीज़ के प्लीडर के थ्रू, ये इसके थ्रू होता है. लेकिन 313 में जो एक्यूज्ड के एग्जामिनेशन की बात हम कर रहे हैं वो कोर्ट के थ्रू किया जाता है, ठीक है. वो पावर किसको दी जाती है? वो मजिस्ट्रेट या जज को पावर यहाँ पर दी जा रही है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट या जज को यहाँ पर पावर दी जा रही है कि वो एक्यूज्ड को एग्जामिनेशन कर सकता है. तो यहाँ पर ये जो 313 की अगर हम बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविज़न है. अब इसको आगे देखते हैं कि कोर्ट को क्या पावर दी गई है और किस तरह से ये प्रोसीजर दिया गया है. इट सेज इन एवरी इंक्वायरी और ट्रायल for the purpose of enabling the accused personally to explain any circumstances appearing in evidence against him the court. मतलब कि against him, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब देखिए ये हुआ कि इंक्वायरी या ट्रायल में, किसी भी इंक्वायरी या ट्रायल में, मान लीजिए कोई एक केस चल रहा है, उसके इंक्वायरी या ट्रायल में एक्यूज्ड को अपनी सर्कमस्टांसेस को पर्सनली एक्सप्लेन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से कोर्ट क्या कर सकता है? मतलब कि कोर्ट किसी भी इंक्वायरी या ट्रायल में ये एक्यूज्ड से या एक्यूज्ड को इनेबल कर सकता है ताकि वो अपनी जो भी सर्कमस्टांसेस रही हैं, क्राइम जब भी कमिट हुआ है उस टाइम पे जो भी सर्कमस्टांसेस रही हैं, केस के किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर एक्यूज अगर किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना चाहता है तो फिर कोर्ट को यहाँ पर उस पर्पज़ से 2 बेसिक पावर्स दी गई हैं. एक उसको डिस्क्रिशनरी पावर दी गई है और एक उसको मैंडेटरी पावर दी गई है. डिस्क्रिशनरी पावर और मैंडेटरी पावर को हम कैसे ड्रॉ आउट करते हैं, कैसे हमें पता चलता है? मे और शैल टर्म से, ठीक है. मे टर्म है, इसका मतलब जिसको भी पावर दी जा रही है वो डिस्क्रिशनरी पावर है. अगर शैल टर्म यूज़ किया गया है तो इसका मतलब क्या है कि वो जो पावर दी जा रही है वो मैंडेटरी है, यानी कि उस पावर को एक्सरसाइज करना ही करना पड़ेगा, या उस जो भी फंक्शन है उसे एक्सरसाइज करना ही पड़ेगा, ठीक है. द कोर्ट और द एनी अथॉरिटी टू विच द पावर इज़ गिवन इज़ कंपेल्ड टू फॉलो द पावर और फॉलो द प्रोसीजर.
नाउ इट सेज कि अगर कि किस इसमें पर्पस दिया गया है, यहाँ पर एक्यूज्ड को कोर्ट के थ्रू एग्जामिनेशन का पर्पस क्या है वो पहले क्लॉज में मिलता है, और ये कहता है फॉर द पर्पस ऑफ इनेबलिंग द एक्यूज्ड पर्सनली टू एक्सप्लेन एनी सर्कमस्टांसेस अपियरिंग इन एविडेंस अगेंस्ट हिम, कि एक्यूज्ड के सामने जो भी एविडेंस पेश किए गए, एक्यूज्ड के अगेंस्ट जो भी एविडेंसेस दिए गए हैं उनको लेकर अगर एक्यूज्ड कोई कुछ एक्सप्लेन करना चाहता है या कोई सफाई देना चाहता है, तो इसके लिए कोर्ट को ये पावर दी गई है कि कोर्ट, सब क्लॉज ए देखते हैं, मे एट एनी स्टेज विदाउट प्रीवियसली वार्निंग द एक्यूज्ड, मतलब कि कोर्ट क्या कर सकता है, कोई भी इंक्वायरी या ट्रायल के किसी भी स्टेज पे, देखिए ये डिस्क्रिशनरी पावर है यहाँ पर, इंक्वायरी या ट्रायल के किसी भी स्टेज पर एक्यूज्ड को प्रीवियस वार्निंग दिए बिना एक्यूज्ड से कोर्ट ऐसे क्वेश्चन रख सकता है जो उसको ज़रूरी लगते हैं। ठीक, बी क्या कहता है, शैल, यहाँ पर मैंडेटरी एक प्रोविज़न दिया गया है, ये जो है कोर्ट को फॉलो करना ही करना है। शैल आफ्टर द विटनेसेस फॉर द प्रोसिक्यूशन हैव बीन एग्जामिन्ड, मतलब प्रोसिक्यूशन विटनेस जब आए ट्रायल में उसके बाद, और कब, जब देखिए जब पहले प्रोसिक्यूशन विटनेस आते हैं उसके बाद डिफेंस यानी कि एक्यूज्ड अपने विटनेसेस लाता है। यहाँ पर शैल कब यूज़ होगा, यहाँ पर ये प्रोविज़न कब यूज़ किया जाएगा, जब प्रोसिक्यूशन अपने विटनेसेस दे चुका हो और उसके बाद, और जब एक्यूज्ड को अपने विटनेसेस देने हो उससे पहले। ठीक है, उससे पहले कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट जो है एक्यूज्ड से केस से रिलेटेड जनरल क्वेश्चन कुछ करेगा, उससे पूछेगा, ताकि अगर वो कुछ प्रोसिक्यूशन विटनेस ने जो एविडेंसेस दिए हैं, जो भी विटनेसेस ने एविडेंसेस दिए हैं प्रोसिक्यूशन के, उनसे रिलेटेड अगर एक्यूज्ड कुछ कहना चाहता है तो कोर्ट वहाँ पर, कोर्ट इज़ कंपेल्ड टू आस्क द क्वेश्चन, इट इज़ अ मैंडेटरी प्रोविजन, सब क्लॉज बी। ठीक है, सब क्लॉज ए में किसी भी स्टेज में पूछ सकता है। यहाँ पर स्टेजेस का डिफरेंस है, देखिए जो डिस्क्रिशन है वो किसी भी स्टेज को लेकर है, लेकिन यहाँ पर जो स्टेज दी हुई है सब क्लॉज बी में, वो वहाँ पर कोर्ट को पूछना ही पूछना है। ठीक है, अब इसका एक प्रोवाइजो दिया हुआ है, प्रोवाइजो देखते हैं। प्रोवाइडेड दैट इन समन्स केस वेयर द कोर्ट हैज़ डिस्पेंस्ड विद द पर्सनल अटेंडेंस ऑफ द एक्यूज्ड, इट मे ऑल्सो डिस्पेंस्ड विद हिज एग्जामिनेशन अंडर क्लॉज बी। यहाँ पर ये बात कही गई है कि अगर मान लीजिए जो भी समन्स केसेस होते हैं, हमने समन्स केसेस के ट्रायल में पढ़ा है कि वहाँ पर कुछ केसेस ऐसे होते हैं जनरली जिन्हें पेटी केसेस कहते हैं, सेक्शन 206। देखिए सेक्शन समन केसेस को जब हम डील करते हैं, समन केसेस को जब हम ट्रायल पढ़ते हैं, तो उसमें कहा गया है कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 206 में जो पेटी केसेस के बारे में जिनमें कहा गया है कि जिनमें ऑफेंस का जो चार्ज है, मतलब कि जिनमें ऐसे ऑफेंसेस जिनमें फ़ाइन 1000 से ज़्यादा नहीं लगता है, वो उस तरह के सारे ऑफेंसेस में जो कि समन्स केसेस के अंडर ट्रायल किए जा रहे हैं, जिनका ट्रायल हो रहा है, उनमें एक्यूज्ड की प्रेजेंस को डिस्पेंस किया जा सकता है, यानी कि कोर्ट ये कह सकता है कि एक्यूज्ड का प्रेजेंट होना ट्रायल के टाइम पे ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पर ये बात की जा रही है कि समन केसेस पर अगर कोई ऐसा केस है जहाँ पर एक्यूज्ड की प्रेजेंस को नेसेसरी नहीं माना गया है, वहाँ पर इस तरह के एग्जामिनेशन को भी डिस्पेंस विद किया जा सकता है कोर्ट के थ्रू। मतलब कि अगर कोर्ट चाहे, अगर ऐसा केस है एक्यूज्ड की एब्सेंस को मान लिया गया है, तो फिर वहाँ पर ऐसा एग्जामिनेशन नहीं भी किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद सब क्लॉज 2 देखते हैं। सब क्लॉज 2 सेज नो ओथ शैल बी टेकन एडमिनिस्ट्रेट, यहाँ पर बस ये बात कही गई है कि कोई भी ओथ नहीं दिलवाई जाएगी। सब क्लॉज 1 यानी कि जो भी एग्जामिनेशन होना है एक्यूज्ड का अंडर सब क्लॉज 1, उसके लिए कोई भी ओथ नहीं दिलवाई जाएगी एक्यूज्ड को। ठीक है, सब क्लॉज 3 क्या कहता है कि अगर मान लीजिए एक्यूज्ड कोई आंसर देने से मना कर देता है, ठीक है, या मतलब या फिर आप कह दीजिए कि कोई गलत आंसर दे देता है, ठीक है, तो उसके लिए ऐसा नहीं है कि एक्यूज्ड को पनिशमेंट दी जाएगी। ठीक है, अगर एक्यूज्ड चाहे तो आंसर देने के लिए मना भी कर सकता है, और चाहे तो फॉल्स आंसर भी दे सकता है, तो वहाँ पर फॉल्स एविडेंस के लिए उस पर चार्ज नहीं लगेगा। ठीक है, उसके अलावा सब क्लॉज 4 इसमें कहता है कि एक्यूज्ड यहाँ पर इस सेक्शन के अंडर जो भी एक्यूज्ड जो भी ट्रीटमेंट देता है या जो भी एविडेंसेस देता है, उनको कंसीडर किया जाएगा इंक्वायरी और ट्रायल में। ठीक है, उनको एज एन एविडेंस उसके अगेंस्ट रखा जा सकता है इंक्वायरी ट्रायल की किसी भी प्रोसीजर में। ठीक है, तो ये बात कही गई है इस प्रोविज़न में। 5 कहता है यहाँ पर
कि जो कोर्ट है, जब एक्यूज यहाँ पर कहा गया है ना कि कोर्ट चाहे तो पूछ सकता है, और एक स्टेज कही गई है जहाँ पर प्रोसिक्यूशन विटनेस जो भी प्रेजेंट होगी उसके बाद कोर्ट उनसे एक्यूज्ड से कुछ क्वेश्चंस पूछेगा, जनरल क्वेश्चंस, ठीक है। तो जो ये प्रोसीजर होगा, जब ये इंक्वायरी होगी, जब ये एक्यूज्ड से कोर्ट पूछेगा, तो वहाँ पर ये बात कही गई है कि कुछ कोर्ट जब पूछेगा तो उसके लिए उसे कुछ क्वेश्चंस रेडी करने पड़ेंगे, प्रिपेयर करने पड़ेंगे। तो उन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करने के लिए कोर्ट अगर चाहे तो दोनों पार्टीज से कुछ हेल्प ले सकता है, ठीक है। या फिर कह सकते हैं कि जो भी रिलेवेंट क्वेश्चन को प्रिपेयर करने के लिए कोर्ट प्रोसिक्यूटर या डिफेंस काउंसिल से हेल्प ले सकता है, जो क्वेश्चन एक्यूज्ड के सामने कोर्ट के थ्रू रखे जाने, ठीक है। और उसके अलावा कोर्ट जो है ऐसे जो भी आंसर देने हैं उनके रिटन स्टेटमेंट की भी, रिटन स्टेटमेंट को सबमिट करने की भी परमिशन दे सकता है। तो ये था सेक्शन 313, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सीआरपीसी के वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शंस में से माना जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोर्ट की पावर दी गई है एक्यूज्ड को एग्जामिन करने के लिए, ये याद रखिएगा। उसके अलावा उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं इसका, सेक्शन 314। 314 टॉक्स अबाउट ओरल आर्ग्यूमेंट्स एंड मेमोरेंडम ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। इसमें क्या कहा गया है, इट टॉक्स अबाउट कि देखिए जब भी कोई पार्टी अपने पूरे एविडेंसेस रखती है, ठीक है, यहाँ पर हम दोनों पार्टीज़ की बात कर रहे हैं, तो दोनों पार्टीज़ अपने एविडेंस, मान लीजिए एक पार्टी किसी ने अपने एविडेंसेस रखे, ठीक, एविडेंस रखने के बाद दोनों पार्टीज़ के यहाँ पर ये बात कही गई है कि एनी पार्टी टू अ प्रोसीडिंग में एज सुन एज मे बी आफ्टर द क्लोज ऑफ हिज एविडेंस। जब एक पार्टी अपने एविडेंसेस पूरे रख देगी उसके बाद क्या होगा, जो पार्टी जो अब जिसने अपने सारे एविडेंसेस विटनेसेस के थ्रू या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस या कोई भी चीज़ पेश की है एज एन एविडेंस, उसके बाद पार्टी क्या करेगी, कुछ ओरल आर्गूमेंट्स देगी, यानी कि रिटन स्टेटमेंट उसमें जो भी रिटन फॉर्म में एविडेंस रिटन फॉर्म में सबमिशन नहीं किया जाएगा, वो सब तो कर दिया गया है ऑलरेडी, ठीक है। उसके वो सब करने के बाद, सारे एविडेंसेस देने के बाद, विटनेसेस के एग्जामिनेशन एंड क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद पार्टी क्या करेगी, एक एड्रेस करेगी कोर्ट को ओरल आर्गूमेंट्स को, मतलब कि ओरली अपने आप को कंसाइज फॉर्म में, एक ब्रीफ फॉर्म में अपना पक्ष रखेगी सारे एविडेंसेस को देने के बाद, ठीक है। और उससे रिलेटेड दोनों पार्टीज़ के ऊपर ये चीज़ लागू होगी, और उससे रिलेटेड जो भी ओरल आर्गूमेंट्स देगी एक मेमोरेंडम बनाएगी, और वो जो मेमोरेंडम बनाएगी उन पे, उस मेमोरेंडम में जो पार्टीज़ हैं वो कंसाइजली, ठीक है, हेडिंग्स के तौर पर अपने पक्ष को रखेगी पार्टी, ठीक। और वो जो मेमोरेंडम है वो रिकॉर्ड का पार्ट माना जाएगा, यानी कि सारे एविडेंसेस, मान लीजिए मैं एक पार्टी हूँ, मैं प्रोसिक्यूशन पार्टी हूँ, मैंने सारे एविडेंसेस दे दिए, सारी एविडेंसेस देने के बाद उसके बाद मैं एक ओरल आर्गूमेंट रखूँगा, आप कह सकते हैं ये एक तरीके का फाइनल डिस्क्लोजर टाइप का होता है, ठीक है। मैं कुछ ओरल आर्गूमेंट्स रखूँगा और उन ओरल आर्गूमेंट्स को मैं एक मेमोरेंडम में ब्रीफ में लिखकर सबमिट कर दूँगा, दोनों पार्टीज़ ऐसा करेंगी, ठीक है। उसके बाद जो मेमोरेंडम मैंने दिया कोर्ट को, वो दूसरी पार्टी को भी फर्निश दिया जाएगा दूसरी पार्टी को भी, उसकी एक कॉपी दूसरी पार्टी को भी दी जाएगी, जो भी मैंने ओरल आर्गूमेंट में कहा है, ठीक है। उसके अलावा देखिए, ऐसा जो रिटन सबमिशन होता है, जो भी ओरल आर्गूमेंट्स के मेमोरेंडम के तौर पर जो रिटन सबमिशन होता है, उसके लिए कोई एडजर्नमेंट नहीं होता, उसके लिए किसी भी उस प्रोसीडिंग का एडजर्नमेंट नहीं किया जाता, यानी कि इस चीज़ को करने के लिए कोर्ट एडजर्न नहीं करता जब तक कि कोर्ट को ये नेसेसरी नहीं लगता। ये सब क्लॉज 3 में इसमें कहा गया है। उसके अलावा अगर हम इसमें आगे देखें तो अगर कोर्ट को ये लगता है कि जो भी ओरल आर्गूमेंट है उसको कंसाइज में मेमोरेंडम बनाना है ना, और अगर कोर्ट को लगता है कि ये रिलेवेंट नहीं है, जो भी रिटन में दिया गया है वो रिलेवेंट नहीं है या फिर कंसाइज नहीं है, तो कोर्ट उसको अपने हिसाब से, कोर्ट की ये डिस्क्रिशनरी पावर है, अपने हिसाब से रेगुलेट कर सकता है उन आर्गूमेंट्स को, ठीक है। ये बात कही गई है कब, जब ओरल आर्गूमेंट्स एंड मेमोरेंडम ऑफ आर्गूमेंट, मतलब कि जब एक पार्टी अपने एविडेंसेस दे देगी उसके बाद ये होगा, ठीक है, जस्ट उसके तुरंत बाद ये होगा। और वो ओरल आर्गूमेंट्स होंगे, उनको रिटन फॉर्म में लिखा जाएगा, रिटन फॉर्म में लिखने के बाद उनको दूसरी पार्टी सबमिट कर देगी, जो पार्टी जिसने लिखा है, मेमोरेंडम बनाया है, वो उसको कोर्ट में सबमिट कर देगी। कोर्ट को अगर वो रिलेवेंट नहीं लगता है तो कोर्ट उसको अपने हिसाब से रेगुलेट कर देगा, ठीक है। यहाँ पर इतनी बात कही गई।
नाउ वी विल सी सेक्शन 315. इट टॉक्स अबाउट एक्यूज्ड पर्सन टू बी कम्पिटेंट विटनेस. बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है. इसमें यह बात कही गई है कि कोई भी किसी भी ऑफेंस का कोई पर्सन अगर एक्यूज्ड है तो उसे कम्पिटेंट विटनेस माना जाएगा. ठीक है, डिफेंस के लिए. ये तो सिंपल सी बात है कि जो एक्यूज्ड होगा वो डिफेंड ही करेगा खुद को, तो डिफेंस के लिए उसे एक कम्पिटेंट विटनेस माना जाएगा. तो एक्यूज्ड इज़ अ कम्पिटेंट विटनेस. यहाँ पर एक कंडीशन भी है. कंडीशन क्या है कि उसे तब तक विटनेस नहीं माना जाएगा जब तक वो खुद राइटिंग में लिख के न दे. देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है. यहाँ पर बेसिक जो इशू होता है कि मान लीजिए कोई एक्यूज्ड है, अगर वो विटनेस है तो उसे कोर्ट में प्रेजेंट होकर उसका एग्जामिनेशन होगा, क्रॉस एग्जामिनेशन होगा और री एग्जामिनेशन होगा. अगर एक्यूज्ड चाहे तो वो रिटन में रिक्वेस्ट ना दे खुद को एज अ कम्पिटेंट विटनेस दिखाकर. वहाँ पर अगर वो खुद को खुद को विटनेस बनाने की रिक्वेस्ट नहीं कर रहा है, यानी कि वो विटनेस नहीं बनना चाहता है, तो उसे रिक्वेस्ट नहीं देनी होगी और वहाँ पर उसका एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं हो सकता है. ठीक है, लेकिन अगर वो खुद को विटनेस बनाता है, जैसा कि इस प्रोविज़न में लिखा हुआ है सेक्शन 315 में, कि अगर एक्यूज्ड रिटन में रिक्वेस्ट देता है कोर्ट को कि उसे विटनेस की तरह माना जाए, तो वो उसका एग्जामिनेशन होगा, क्रॉस एग्जामिनेशन होगा. देखिए यहाँ पर कुछ एक्यूज्ड बचना भी चाहते हैं और कुछ नहीं भी बचना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक्यूज्ड को भी एक मौका मिलता है एग्जामिनेशन और क्रॉस एग्जामिनेशन के टाइम पे कि वो अपनी बात को प्रॉपरली रख सके. ठीक है, इसलिए यहाँ पर ये बात कही गई है कि एक्यूज्ड एक कम्पिटेंट विटनेस होगा, लेकिन उसे विटनेस बनने के लिए रिटन में रिक्वेस्ट देनी होगी. ठीक है, बी को देखिए अगर हम, तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि मान लीजिए वो कम्पिटेंट विटनेस बना लेकिन वो एविडेंसेस नहीं दे पा रहा है. ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर कोर्ट कोई भी ऐसा प्रिजम्पशन, अगर वो विटनेस नहीं दे पा रहा है तो कोर्ट कोई भी ऐसा प्रिजम्पशन नहीं बनाएगी जो कि उस ट्रायल को अफेक्ट कर सके. मतलब कि अगर विटनेस के तौर पर एक्यूज्ड कोई एविडेंस नहीं भी दे पा रहा है तो भी कोर्ट उसके अगेंस्ट कोई भी ऐसा निगेटिव प्रिजम्पशन नहीं बनाएगी. ठीक है, इसके अलावा इसमें सब क्लॉज 2 है विच टॉक्स अबाउट कि अगर कोई पर्सन के खिलाफ, किसी भी पर्सन के अगेंस्ट केस इंस्टीट्यूट हुआ है और वो केस इंस्टीट्यूट हुआ है अंडर सेक्शन 98, सेक्शन 107, सेक्शन 108, 109, 110 या फिर चैप्टर 9 ऑफ और अंडर पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी ऑफ चैप्टर 10, इन सब के अंडर में अगर कोई भी केस इंस्टीट्यूट हुआ है तो भी एक्यूज्ड खुद को एज अ विटनेस ऑफर कर सकता है. ठीक है, ये कोर्ट. और उसके अलावा अगर कोई भी प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 108, 109 और 110 के अंडर पे चल रही है और वहाँ पर एक्यूज्ड कोई भी एविडेंस देने में फेल हो जाता है तो भी उसके अगेंस्ट कोई भी ऐसा प्रिजम्पशन नहीं, या उसके अगेंस्ट कोई भी कोर्ट प्रिजम्पशन नहीं बनाएगा. ठीक है, तो यहाँ पर दो बातें क्लियर होती हैं. पहली चीज़ ये है कि एक्यूज्ड एक कम्पिटेंट विटनेस माना जाएगा. दूसरी चीज़ ये है कि उसके लिए एक्यूज्ड को रिटन में देना होगा. ठीक है, और उस तीसरी चीज़ ये है कि एक्यूज्ड अगर कोई एविडेंस नहीं दे पा रहा है तो उसके अगेंस्ट कोई भी कोर्ट जो है प्रिजम्पशन नहीं बनाएगा. सेक्शन 316 में कहा गया है कि नो इन्फ्लुएंस टू बी यूज्ड टू इंड्यूस डिस्क्लोजर. इसका मतलब क्या हुआ? देखिए इसका मतलब ये है कि एक्सेप्ट लिखा क्या है, पहले आगे देखते हैं. एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 306 एंड सेक्शन 307. सेक्शन 306 एंड सेक्शन 307 किस बारे में बात करते हैं? अगर हम देखें तो ये बात करते हैं टेंडर ऑफ पार्डन. तो इसको एक्सेप्शन के तौर पे रखा गया है. क्या कहा गया है कि इनको छोड़कर एक्यूज्ड के ऊपर, ठीक है, किसी भी तरीके का इन्फ्लुएंस नहीं बनाया जाएगा. ठीक है, किसी प्रॉमिस के थ्रू या किस थ्रेट के थ्रू या फिर किसी भी तरीके से एक्यूज्ड पे इन्फ्लुएंस नहीं डाला जाएगा. ठीक है, ताकि वो सारी चीज़ों को डिस्क्लोज़ कर दें. ठीक है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एक एक्यूज्ड को सहूलियत दी गई है और ये कहा गया है कि एक्यूज्ड पर किसी भी तरीके का इन्फ्लुएंस नहीं डाला जा सकता. किसी भी तरीके से किसी भी प्रॉमिस के थ्रू, प्रॉमिस करके, कोई भी थ्रेट से उसको धमका कर, प्रॉमिस करके या किसी अन्य तरीके से उसको सारा फुली डिस्क्लोज़र करने का उस पर जो है प्रेशर नहीं डाला जाएगा. ठीक है, टेंडर ऑफ पार्डन की शर्त उस पर रखी जा सकती है, उसको जो सेक्शन 306, 307 में कहा गया है. इसके अलावा कोई भी तरीका यूज़ नहीं किया जाएगा. ठीक, सेक्शन 317 को अगर हम देखें, 317 टॉक्स अबाउट प्रोविज़न फॉर इंक्वायरीज एंड ट्रायल बीइंग हेल्ड इन द एब्सेंस ऑफ एक्यूज्ड इन सर्टेन केसेस.
यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये बात की जा रही है कि मान लीजिए कुछ केसेस में एक्यूज नहीं है, तो वहाँ पर इंक्वायरीज और ट्रायल कैसे होगा। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि अगर जज और मजिस्ट्रेट सेटिस्फाई है और वो अपने सेटिस्फैक्शन का उसे रीज़न देना होगा कि अगर वो सेटिस्फाई है कि जो भी एक्यूज्ड है उसकी पर्सनल अटेंडेंस कोर्ट में ज़रूरी नहीं है। यानी कि अगर कोर्ट या मजिस्ट्रेट को ये लगता है कि एक्यूज्ड की पर्सनल अटेंडेंस ज़रूरी नहीं है कोर्ट में, ठीक है, इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, इन जस्टिस के इंटरेस्ट में, ठीक है, और दैट द एक्यूज्ड परसिस्टेंटली डिस्टर्ब द प्रोसीडिंग इन द कोर्ट, या फिर एक्यूज्ड जो भी कोर्ट की प्रोसीडिंग है उसको लगातार डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है, तो फिर क्या कर सकते हैं जज या मजिस्ट्रेट। जज या मजिस्ट्रेट हैज़ द डिस्क्रिशनरी पावर, ठीक है, लेकिन कब, देखिए यहाँ पर कुछ कंडीशंस को समझते हैं। यहाँ पर कंडीशंस ये है कि मान लीजिए कोर्ट को, मजिस्ट्रेट या जज को लगता है कि एक्यूज्ड के लिए कोर्ट में रहना ज़रूरी नहीं है, ठीक है, या फिर एक्यूज्ड कोर्ट को लगातार डिस्टर्ब कर रहा है प्रोसीडिंग को, कोर्ट को, ठीक। लेकिन दूसरी शर्त क्या है कि अगर वो है नहीं या डिस्टर्ब कर रहा है तो भी प्लीडर होना चाहिए, मतलब कि एक्यूज्ड की पार्टी का एक पक्ष होना ज़रूर चाहिए, ठीक है, टोटल एब्सेंस नहीं चलेगी। 317 के सब क्लॉज 1 में हमें ये मिलता है कि सिर्फ यहाँ एक्यूज्ड की बात हो रही है, कोर्ट को लगता है कि प्लीडर है, एक्यूज्ड का होना ज़रूरी नहीं है, या फिर एक्यूज लगातार डिस्टर्ब कर रहा है, तो कोर्ट क्या करेगा कि इफ़ द एक्यूज्ड इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ प्लीडर, तो उसकी अटेंडेंस को, अगर एक्यूज जो है प्लीडर के थ्रू रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो एक्यूज्ड को की अटेंडेंस को डिस्पेंस कर देगा कोर्ट, कि एक्यूज्ड को आना ज़रूरी नहीं है, एक्यूज्ड नहीं आएगा इस इंक्वायरी और ट्रायल में, ठीक है, और उसकी एब्सेंस में और उसके प्लीडर की प्रेजेंस में कोर्ट की ट्रायल या प्रोसीडिंग को आगे बढ़ाएगा, ठीक है। लेकिन इसके अलावा एक बात और इसमें लास्ट लाइन में लिखी हुई है कि किसी भी सब्सिक्वेंट स्टेज ऑफ प्रोसीडिंग में कोर्ट जो है एक्यूज्ड की अटेंडेंस को डायरेक्ट भी कर सकता है। मान लीजिए कोर्ट को लगा कि एक्यूज्ड बहुत कोर्ट की प्रोसीडिंग को डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है, तो कोर्ट ने कह दिया कि एक्यूज्ड का प्लीडर तो आ ही रहा है कोर्ट में, कोर्ट ने कह दिया कि एक्यूज्ड की प्रेजेंस अब नहीं होनी चाहिए, तो एक्यूज्ड को कोर्ट आने से रोक दिया गया क्योंकि वो डिस्टर्ब कर रहा था प्रोसीडिंग को। लेकिन यहाँ पर ये बात की गई है कि किसी भी सब्सिक्वेंट स्टेज ऑफ ट्रायल में उस एक्यूज्ड को आने का भी या अटेंड होने का भी डायरेक्शन दिया जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा अगर इसके सब क्लॉज 2 को हम देखें तो सब क्लॉज 2 क्या कहता है कि अगर एक्यूज्ड प्लीडर के थ्रू रिप्रेजेंट नहीं किया जा रहा है, ठीक, और कोर्ट को ये लगता है कि उसकी पर्सनल अटेंडेंस ज़रूरी है, लेकिन वो डिस्टर्ब कर रहा है लगातार कोर्ट को, तो कोर्ट क्या कर सकता है, ऐसे रीजंस को लिखकर, ठीक है, ऐसे किसी भी ट्रायल को या तो मान लीजिए 2 से ज़्यादा एक्यूज्ड है तो सेपरेट ट्रायल कर सकता है, या फिर अगर एक ही एक्यूज्ड है तो उसको एडजर्न कर सकता है, ठीक है। इसी तरह हम सेक्शन 318 में देखें तो उसमें कहा गया है प्रोसीजर वेयर एक्यूज्ड डज नॉट अंडरस्टैंड प्रोसीडिंग्स। यहाँ पर देखिए 2 चीज़ें कही गई हैं कि एक्यूज्ड अगर अनसाउंड माइंड, एक्यूज्ड भले ही अनसाउंड माइंड का ना हो, लेकिन वो प्रोसीजर को पूरी तरीके से, कोर्ट की प्रोसीडिंग को पूरी तरीके से नहीं समझ पा रहा है, तो वहाँ पर क्या करेगा कोर्ट, वहाँ पर कोर्ट इंक्वायरी और ट्रायल जो भी चल रहा है उसके साथ पहले प्रोसीड करेगा, ठीक है। और हाई कोर्ट के अलावा अगर मान लीजिए एक पर्सन है जिसको, जो भी कोर्ट में जो वो एक्यूज्ड है, अनसाउंड माइंड नहीं है, लेकिन उसको कोर्ट की जो प्रोसीडिंग है वो समझ में नहीं आ रही, तो कोर्ट को यहाँ ये पावर दी गई है कि आप प्रोसीडिंग को बढ़ाइए आगे, ठीक है। और अगर ऐसे केस में एक्यूज्ड को कन्विक्ट कर दिया जाता है, देखिए एक्यूज्ड की को प्रोसीडिंग नहीं समझ में आ रही और एक्यूज्ड कन्विक्ट हो गया है, तो कहीं ना कहीं से ये अनजस्टिफाइड होगा, इसलिए कोर्ट की प्रोसीडिंग भी ना रुके और जो फैसला हो वो सही रखा जाए। इसके लिए यहाँ पर इस प्रोविज़न में क्या एक प्रोसीजर डाला गया है कि अगर एक्यूज्ड ऐसे केसेस में, जो कि जहाँ पर एक्यूज्ड प्रोसीडिंग को नहीं समझ पा रहा है और उसको कन्विक्शन मिल गई है, तो ऐसे केसेस में कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट यहाँ पर बात की जा रही है हर वो कोर्ट जो हाई कोर्ट से छोटा कोर्ट है, ठीक है, तो कोर्ट क्या करेगा ऐसी प्रोसीडिंग में कि कोर्ट फॉरवर्ड कर देगा ऐसे कन्विक्शन, ऐसे जजमेंट को हाई कोर्ट को,
जो और पूरी रिपोर्ट देगा सर्कमस्टांसेस की कि ये सर्कमस्टांसेस हैं, और उसके अलावा हाई कोर्ट जैसा हाई कोर्ट को सही लगता है वैसा ऑर्डर पास कर देगा। ठीक है। अगर सेक्शन 319 को देखें तो इसमें कहा गया है कि पावर टू प्रोसीड अगेंस्ट द अदर पर्सन्स अपीयरिंग टू बी गिल्टी ऑफ ऑफेंस। देखिए यहाँ पर इसको बहुत ही सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि मान लीजिए किसी पर्सन पर चार्ज नहीं लगा हुआ है, उसके अगेंस्ट कोई प्रोसीडिंग नहीं चल रही है। ठीक है। यहाँ पर ये कहा गया है कि किसी भी कोर्ट को अगर किसी भी इंक्वायरी और ट्रायल में ऐसा लगता है एविडेंसेस के माध्यम से कि कोई भी पर्सन जो पहले से एक्यूज नहीं है किसी ऑफेंस के लिए, वो एक्यूज्ड के साथ उसका ट्रायल होता है, मतलब कि यानी कि कोर्ट को ऐसा लग रहा है कि जो पर्सन अभी तक जिसका नाम इस केस में नहीं था वो पर्सन गिल्टी हो सकता है और उसका ट्रायल साथ में किया जा सकता है। ठीक है। वहाँ पर क्या करेगा कोर्ट, वहाँ पर कोर्ट उसके अगेंस्ट प्रोसीडिंग स्टार्ट कर सकता है। ये पावर कोर्ट को दी गई है। ठीक है। और किस तरीके से, इस तरीके से कि जैसे कि उसी ऑफेंस के लिए जिस ऑफेंस के लिए कोर्ट को लग रहा है कि इसने ऑफेंस किया है, यानी कि यहाँ 319 में कोर्ट को ये पावर दी गई है कि अगर किसी पर्सन के अगेंस्ट कोई चार्ज फ्रेम नहीं हुआ है, वो पर्सन केस में इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन कोर्ट को उस केस के एविडेंसेस को देख के लगता है कि जो एक दूसरा पर्सन है उसके अगेंस्ट केस बन सकता है या गिल्टी हो सकता है, तो या तो कोर्ट उसको ज्वाइंट ट्रायल करा देगा उसी अक्यूज्ड के साथ, या फिर कोर्ट क्या करेगा कि जो ऑफेंस कोर्ट को लगता है कि उस पर्सन ने किया है उसके लिए ट्रायल स्टार्ट कर देगा। ठीक है। मान लीजिए ऐसा पर्सन जिसके अगेंस्ट कोर्ट को ये लगता है वो कोर्ट अटेंड ही नहीं कर रहा है शुरुआत से, तो क्या होगा, कोर्ट जो है समन देगा उसको या फिर उसको अरेस्ट करने का ऑर्डर देगा, जैसी भी सर्कमस्टांसेस होंगी। उसके अलावा मान लीजिए वो पर्सन अटेंड कर रहा है कोर्ट, ठीक है, तो फिर कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट उसको वहीं पर डिटेन करने का ऑर्डर भी दे सकता है। ठीक है। अगर कोर्ट ऐसे किसी पर्सन के अगेंस्ट बढ़ रहा है, मतलब कि अगर सब क्लॉज 1 की बात आ रही है यहाँ पर, तो जो भी ट्रायल होगा ऐसे पर्सन का वो एक फ्रेश ट्रायल माना जाएगा, यानी कि वो बीच से स्टार्ट नहीं किया जाएगा, उसके सारे जो विटनेसेस हैं सुने जाएंगे। ठीक है। फिर से रीहियर किए जाएंगे, एक फ्रेश ट्रायल उसके अगेंस्ट स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है। ये बात कही गई है सेक्शन 319 में। ठीक है। तो इसके एक तरह से अगर आप देखें तो जनरल प्रोविजंस एज टू इंक्वायरीज एंड ट्रायल आपका यहीं से ख़त्म होता है। ठीक है। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, थैंक यू।